हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में सारा ओवरव्यू के साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। एक प्रकार की आप मैराथन क्लास समझो। इसमें यूनिट 1 से क्या आने वाला है, आपको लिखना कैसे है। यूनिट सेकेंड में आप एक ही क्वेश्चन उठाओ, कंप्यूटर मेमोरी, राइट। लेकिन थोड़ा सा आप ये देखना, जो हमारे डीसीए वाले स्टूडेंट हैं और पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पर एक यूनिट मर्ज की गई है। और वो मर्ज कौन सी की गई है? जो पीजीडीसीए वाले हैं वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मिला के एक ही यूनिट कर दी गई है। और यूनिट नंबर 5 में पीजीडीसीए वालों में है ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, और डीसीए वालों में क्या है? अपना नेटवर्किंग सिस्टम। तो यहां से पीजीडीसीए वाले ये दोनों मिलाकर यूनिट नंबर 1 देखेंगे, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो अपने डीसीए वाले हैं वो डीसीए का सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो आप पूरी वीडियो देखना, एक एक जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सारी चीजें देखते चलना। आप इसके बाहर कुछ भी मत पढ़ना, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले कहां पर चलते हैं? यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में मैंने कितने क्वेश्चन दिए? ओनली 4 क्वेश्चन दिए। और 4 क्वेश्चन के अलावा आप यदि इन चारों क्वेश्चन पढ़ लिए बहुत अच्छे से, यदि अदर भी आते हैं तो आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन करके आओगे। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? कंप्यूटर जनरेशन। दूसरा क्या है? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तीसरा क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। और अगला जाता है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। इतने क्वेश्चन हमको करना है। अब कैसे करना है? अब बोलोगे सर कंप्यूटर जनरेशन में हम कितना सारा लिखेंगे? बहुत सारा लिखने के लिए आता है। तो कुछ भी नहीं है, 16 नंबर का लिखना है अपन को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यदि कंप्यूटर जनरेशन आता है तो कुल कितने? 16 अंक मिलेंगे। अब हम ये बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन में हमको लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जनरेशन लिखना है तो आप अपने माइंड में एक कंप्यूटर का डायग्राम बना लेना है, ठीक है ना। मैं यहां से सीपीयू दे दिया, यहीं पर मैं एक माउस रख दिया और यहां मैंने एक कीबोर्ड रख दिया, राइट। ये क्या है? अपना कंप्यूटर सिस्टम। अब देखना, इस सिस्टम को देख देख कर मैं कैसे कंप्यूटर जनरेशन को सोल्व करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमको क्या लिखना है? कंप्यूटर जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां। आपको पता होगा कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती हैं, ठीक है ना। तो जब कंप्यूटर की पीढ़ियां स्टार्ट हुई थी तो कब से कब तक स्टार्ट हुई थी? मतलब पहला पॉइंट हमको क्या लिखना है? समय काल लिखना है। मैं आपको आंसर लिखने की ट्रिक बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। समय काल मतलब क्या होता है? अपना टाइम पीरियड। ये पहला पॉइंट है कि 1942 से 1955, मतलब प्रथम पीढ़ी के जनरेशन, प्रथम पीढ़ी का समय काल, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी, फोर्थ ऐसे फिफ्थ तक, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है अपना? दूसरा पॉइंट किया जाएगा हमारा कि मेमोरी, या फिर मैं ये लिख सकता हूं कि विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह, अब बोलोगे ये विद्युत प्रवाह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है ना। विद्युत प्रवाह का मतलब होता है कि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटरों में विद्युत प्रवाह के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। इसी प्रकार सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, इसी प्रकार आईसी, वीएलआरसी, यूएलआरसी, इस प्रकार से विद्युत प्रवाह है, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था? तो यहां से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैं हेडिंग बता रहा एक, लेकिन यही हेडिंग पांचों में अप्लाई करना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल कहां से कहां रहा, सेकेंड पीढ़ी का समय काल, ठीक है ना। फिर अगला आता है फोर्थ, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस स्टोरेज डिवाइस का यूज हुआ था, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ, ऐसे हर पीढ़ी में। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके बाद पांचवा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? पांचवा पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि लैंग्वेज, मतलब कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ था, सेकेंड पीढ़ी में कौन सा, थर्ड पीढ़ी में, फोर्थ पीढ़ी में, ठीक है ना। इसके बाद छठवां आता है अपना एग्जाम्पल।
क्या हो जाएगा अपना एग्जाम्पल। अब ये बताइए आप मेरे को कि मैंने कंप्यूटर जनरेशन लिया, लेकिन आपने इसको कितने इजीली सॉल्व कर लिया कि आपने एक कंप्यूटर बनाया। अब कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको क्या है, पहले इसका समय काल होना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आप कंप्यूटर को चलाओगे तो विद्युत प्रवाह की जरूरत पड़ेगी, और विद्युत प्रवाह अपना क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। तीसरी चीज, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। चौथी चीज, यदि हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, राइट। पांचवी चीज, यदि यह कंप्यूटर चलेगा तो हमें किस लैंग्वेज का यूज करना है, वो लैंग्वेज आप एक पॉइंट बना सकते हो। और एग्जाम्पल, मतलब कि हर जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर उपयोग हुआ था, प्रत्येक कंप्यूटर के नाम लिखना है, उसको बोलते हैं हम क्या, एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब लिखोगे कैसे, हमने पहला पॉइंट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर दूसरा पॉइंट लिखना। इस प्रकार से हमारा एक जनरेशन में 12 लाइन भर जाएंगी, और कितनी है, 5 जनरेशन, मतलब 60 लाइन एकदम क्लियर हो गई। तो यहां से आपको 16 नंबर 100% मिलेंगे। आपको कंप्यूटर जनरेशन रटना नहीं है, केवल ये चित्र बना लो, चित्र के अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट बना लो, और ये 6 पॉइंट आपको कम से कम हर जनरेशन में लिखना है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर इसमें कैसा लिखना है, इस क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसमें आ सकते हैं कंप्यूटर के मूलभूत तत्व आ सकते हैं, कंप्यूटर के एलिमेंट आ सकते हैं। क्वेश्चन बदलेगा तो, लेकिन आंसर सेम रहेगा। अब इसमें क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा इसमें देखना। अब यदि मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, तो आप ही सोचो कि डायग्राम बनेगा तो 100% चित्र है। सबसे पहले मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है अपना मेमोरी यूनिट, ठीक है। दूसरा होता है अपना एएलयू, दूसरा भाग कौन सा होता है अपना एएलयू, और जो तीसरा भाग होता है वो सीयू होता है, ठीक है ना, मतलब कंट्रोल यूनिट। आप सीयू को यहां भी लिख सकते हो और यहां एमयू को लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला भाग अपना सीयू हुआ, दूसरा हुआ एएलयू, तीसरा हुआ मेमोरी यूनिट। ये हमारे डायग्राम है। आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाना, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और इसमें जो एलिमेंट की बात करेंगे, यहां से अपना इनपुट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है ये, और यहां से आप डेटा फ्लो करेंगे। और यहां पर क्या मिलेगा अपन को, आउटपुट डिवाइस मिलेगा, आउटपुट डिवाइस। अब यहां से हम डेटा इस प्रकार लाएंगे, और यहां से डेटा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरा डायग्राम मिलाकर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। यहां पर जगह की थोड़ा सी शॉर्टेज है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। आपको एग्जाम में कम से कम एक पेज में बनाना है, ठीक है ना। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में क्या जाएगा, पहला इनपुट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर का डेटा जहां से आता है, फिर कैसे कैलकुलेट होता है, फिर कैसे आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट में बता रहा हूं। इनपुट डिवाइस से क्या होता है, डेटा कंप्यूटर यूजर के द्वारा सीपीयू में भेजा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जो भी डेटा आता है और कंप्यूटर में लगी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। एएलयू मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है कि जो गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार के ऑपरेशन को सॉल्व कौन करता है, एएलयू करता है, राइट। इसके बाद आता है एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो कहां पर होगा, मेमोरी यूनिट में होगा। और यदि मैं बोलता हूं कि ये डेटा जो रहता है, ये डेटा कहां पर जाएगा, फिर आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये होता है शॉर्ट रूप में ओवरव्यू। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, कंप्यूटर का वर्गीकरण। और मैं कंप्यूटर के वर्गीकरण में थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे।
जो अपना अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसमें क्या है, ये मैंने कंप्यूटर बना दिया बेस ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर, बेस ऑफ साइज के आधार पर और बेस ऑफ पर्पस के आधार पर, ठीक है ना। इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, सारी एकदम ब्रांड वीडियो बना के रखा हूं, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो अंकों के आधार पर कैलकुलेट करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो हमारे संकेतों के आधार पर करते हैं उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और जो डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप, मैं इस वीडियो को और नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इनकी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, केवल ओवरव्यू दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन में ये चीज कर लेना, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। तो कहां कहां कर सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विचार कीजिए और बताइए। पहली चीज, हम मनोरंजन के क्षेत्र में कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में कर सकते हैं, रसोई में होता है, कारों में होता है, एजुकेशन लाइन में होता है, ऑफिस वर्क में होता है। ये सब क्या है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, ये सब क्या है बेटा, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो आपको कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर के अनुप्रयोग, ये 4 क्वेश्चन करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में आ जाता है अपना मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है ना। मेरे को पता है कि यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस यूनिट नंबर 2 में रखा हूं। और मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इसका हमको एक डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम मैं बता दूंगा हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखना यहाँ पर क्या कैसे होता है, थोड़ा सा वीडियो को पुश कर देता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं सेकेंड यूनिट कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है ना। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम 2 टाइप की पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरी पढ़ेंगे अपन सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। यहाँ पर जगह स्पेस है इसलिए मैंने एडजस्ट करके रखा है। प्राइमरी मेमोरी में हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कैश मेमोरी, दूसरा पढ़ेंगे मेन मेमोरी, ठीक। अब इस पर रैम आता है, रोम आता है। रैम भी 2 प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम होती है। इन सबके वीडियो में प्रॉपर तरीके से बना के रखा हूं, केवल आपको यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। और यहाँ से अपना जाता है सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में एफडीडी आ जाएगा, एचडीडी आ जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क में क्या आएगा, सीडी, डीवीडी और बीआरडी, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं वर्णन कर रहा हूं, मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी। आपने मेमोरी तो पढ़ा है, तो मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी, जब कंप्यूटर में किसी प्रकार के डेटा को स्टोर किया जाता है तो कंप्यूटर में जितना स्थान का यूज करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका सीपीयू से डायरेक्ट संबंध होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और यदि ज्यादा वर्णन आपको चाहिए तो मेरी वीडियो में चले जाना, मेमोरी पूरा चैप्टर बना के रखा हूं, हर एक की डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है ना। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि जो डेटा हम मेमोरी में देखते हैं और वह मेमोरी मिल जाता है उसे कैश हिट कहते हैं, और डेटा नहीं मिलता है तो उसे कैश मिस कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट, कि जो कैश मेमोरी होती है डेटा को पढ़ने में 45 नैनो सेकेंड का समय लेती है। कितनी, 45 नैनो सेकेंड का समय। और जो कैश मेमोरी का वो होता है स्टोरेज क्षमता, वो 45 MB तक की होती है, ठीक है ना। 4 MB तक की, कितनी, 4 MB तक की इसमें क्या होती है स्टोरेज क्षमता। आप कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो 4 MB तक का होता है। अब बोलोगे सर ये हमें पाई कहां पर जाती है, जैसे आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, लिखोगे आई, उसमें डायरेक्ट लिख के जाएगा मिस यू, ठीक है ना। तो ये कौन काम करता है, अपना कैश मेमोरी काम करता है, राइट। मेन मेमोरी में क्या होगा, एक रैम होगा दूसरा रोम होगा।
रैम में क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है किसी भी प्रकार का, एक्सेस मतलब कोई भी कैलकुलेशन, मतलब मेमोरी में किसी भी प्रकार का यदि हमें कैलकुलेशन करना है या उसकी गति बढ़ाना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, रैम का यूज कर सकते हैं। रोम में रीड ओनली मेमोरी, इसमें केवल डेटा को पढ़ा जाता है। यहाँ पर एसरैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना, इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से 5 अंतर बताया हूं जो कि आपको बुक में भी वो अंतर नहीं मिलेंगे और बहुत ही सरल है। इसका कॉन्सेप्ट रोम का बहुत ही सरल तरीके से बताया हूं। बात करते हैं सीडी, डीवीडी और बीआरडी की, ठीक है ना। तो सीडी का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क ये होता है। अब सीडी, डीवीडी और बीआरडी में पहला अंतर क्या लिखोगे आप, सबके फुल फॉर्म। दूसरा अंतर क्या लिखोगे, इनकी स्टोरेज क्षमता। तो सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है, 700 MB, इसकी होती है 4.7 GB और जो इसकी होती है स्टोरेज क्षमता वो 25 से 50 GB के बीच में होती है, ठीक है ना। ये दूसरा अंतर हो जाएगा। तीसरा मुख्य अंतर ये होगा, जो सीडी में डेटा होता है वह ऑडियो टाइप का होता है, डीवीडी में जो डेटा होता है वो ऑडियो प्लस वीडियो मतलब पूरा मल्टीमीडिया होता है विदाउट एचडी के, मतलब उसमें एचडी नहीं चल सकती। और जो बीआरडी होता है इसमें क्या होता है, फुल मल्टीमीडिया डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन 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 एचडी वाला कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश। फ्लैश का मतलब क्या होता है, ऐसा डेटा जो नैनो सेकेंड में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड। जो हमारे पेन ड्राइव होते हैं उसमें डेटा आप क्लिक किए नहीं कि गाना चलने लगता है, आप कॉपी भी करोगे जैसे पेस्ट करोगे वो फटाक इसमें स्टोर हो जाता है। मतलब नैनो सेकेंड में जिस डिवाइस में डेटा स्टोर होता है उस प्रकार की मेमोरी को फ्लैश मेमोरी कहा जाता है, राइट। सेकेंडरी मेमोरी अपनी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप क्या है, यह भी एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस के रूप में होता है। सीक्वेंस मतलब जैसे पहले आपके पास कैसेट होती थी उसमें रील लगी होती थी, यदि आपके पास 70 गाने हैं, 5वां चल रहा है तो 5 के बाद 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक। और मैग्नेटिक डिस्क, एफडीडी, एचडीडी, इन दोनों का मैंने वीडियो डाल के रखा है, आप देख लेना, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन है। आपको इस जो मैंने यूनिट में दिए हैं क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं यूनिट नंबर 3 का रिकॉल करा रहा हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 3 की। अब बोलोगे सर आप शॉर्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड किया हूं, आप प्लेलिस्ट में जाना, डिसेंट पीजीडीसी थ्योरी प्लेलिस्ट में होगी, उसमें क्लिक करना, आपको हर चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आता है कंप्यूटर डिवाइस। यूनिट नंबर 3 में भी एक ही क्वेश्चन करना है, कंप्यूटर डिवाइस। इसमें आता है इनपुट, इसमें आता है आउटपुट। पहली चीज आपको ना कंप्यूटर डिवाइस, डिवाइस किसे कहते हैं, आपको पहला क्वेश्चन है डिवाइस या कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, मैंने बोला ये मैंने कंप्यूटर का चित्र बनाया और मेरा ये है क्या, कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल किया, ये क्या है, कीबोर्ड है। अब यदि कीबोर्ड को कंप्यूटर से बात करनी होगी तो ये आपस में बात कैसे करेंगे, या कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर यूजर को बात करनी होगी। कंप्यूटर यूजर का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, अपना कंप्यूटर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। मैंने क्या बोला, जब कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है तो संबंध स्थापित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल भाषा में साधारण आंसर है, आपको बाकी भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो
तो मैंने ये बता दिया कंप्यूटर डिवाइस। अब कंप्यूटर डिवाइस जो यूनिट नंबर 3 में है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहां से थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर डिवाइस किसे कहते हैं, या पूछेगा कोई 5 इनपुट डिवाइस और 3 आउटपुट डिवाइस का वर्णन कीजिए, मिलेंगे पूरे 16 नंबर। तो देखो कैसा करना है, मैं यहां पर देता हूं कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस, और ये कितने प्रकार की होती हैं, मेन रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होगा अपना इनपुट डिवाइस, ठीक है, और इसी में देता हूं मैं इनपुट डेटा, मतलब दोनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और यहां पर मैंने दिया क्या, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या इसको बोलूंगा मैं आउटपुट डेटा। मतलब दोनों की डेफिनेशन अपन को देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, A to Z पढ़ना है, ठीक है। मैंने कंप्यूटर डिवाइस की डेफिनेशन क्या बताया कि कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर यूजर के मध्य जो संबंध स्थापित किया जाता है, तो संबंध स्थापित करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर डिवाइस कहते हैं। अब यहाँ पर इनपुट डिवाइस और इनपुट डेटा क्या कहलाता है। सबसे पहले इनपुट का मतलब अंदर भेजना, डिवाइस का मतलब जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक कंप्यूटर बनाया और यहाँ पर एक रखा मैंने कीबोर्ड, क्या रखा, यहाँ पर कीबोर्ड रखा, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्रिंटर। अब मैं बोलता हूं कि जब किसी भी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है तो भेजे हुए डेटा को इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है बेटा उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। राइट, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा गया है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखना थोड़ा आउटपुट डेटा और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन। जब कंप्यूटर के अंदर के डेटा को कंप्यूटर के बाहर भेजा जाता है, जब कंप्यूटर में स्टोर किए हुए डेटा को कंप्यूटर के बाहर भेजा जाता है तो उसे आउटपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है बेटा उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आ रहा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो ये होते हैं अपना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन। अब बोलोगे सर इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ सकता है, तो मैं इनपुट डिवाइस की कुछ यहाँ पर नाम लिख दिया है इनपुट डिवाइस के, आप पढ़ लेना। मैंने पूरा वीडियो अपलोड करके रखा है, आपको वो काम कर देगी वो वीडियो। इसमें जाएगा अपना माउस, इसी में जाएगा अपना कीबोर्ड, ठीक है, और इसी में MICR आ जाएगा, OCR आ जाएगा, OMR आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, ठीक है ना, इसी में माइक्रोफोन आ जाएगा, इसी में QR आ जाएगा, इसी में आ जाएगा अपना QR के अलावा बारकोड, OBR ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ठीक है ना, और भी जॉयस्टिक आ जाएगा, इसी में ट्रैक बॉल आ जाएगा, डिजिटाइजर टेबल आ जाएगी, लाइट पेन आ जाएगा। ये सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस है। और मैंने एक एक इनपुट डिवाइस का वीडियो बनाकर रखा है जो कि बहुत ही सरल भाषा में बताया हूं और बहुत ही एकदम यूनिक पॉइंट बताया हूं जो आपको रटना नहीं है। आपने समझ लिया तो आपका काम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा सा देखना कि आउटपुट डिवाइस जो कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं 5 प्रकार की बता रहा हूं। कौन कौन सी, एक हो जाता है अपना मॉनिटर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अपना प्रिंटर, इसके अलावा प्रोजेक्टर, इसके अलावा प्लॉटर, और इसी में जाता है स्पीकर। कितनी हो गई भाई साहब, 5 हो गई। अब मॉनिटर जो डिवाइस होती है, मॉनिटर के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि बेस ऑफ साइज के आधार पर मॉनिटर, मतलब मैंने मॉनिटर का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन कैसा कि मॉनिटर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है।
बेस ऑफ साइज के आधार पर, बेस ऑफ कलर के आधार पर, बेस ऑफ क्वालिटी के आधार पर और बेस ऑफ फीचर। मतलब कि मॉनिटर के गुण भी बताया है मैंने इसी में, मॉनिटर के साइज भी बताया है, मतलब बेस ऑफ साइज के आधार पर, मॉनिटर कलर के आधार पर कितना होता है, क्वालिटी के आधार पर, मतलब XGA, CGA, VGA, ये सब क्या है, मॉनिटर की क्वालिटी है। ठीक है ना। तो आप वीडियो में जाके देख लेना, मैंने एक वीडियो 27 मिनट का मॉनिटर के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप ये देख लेना, मैं इसी वीडियो को लिंक में ये सारी चीजें अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। बहुत ही यूनिक पॉइंट क्लियर किया हूं। यदि आपने मॉनिटर को देख लिया तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका पूरा जन्म कुंडली, मरण कुंडली सब इसे बता दिया हूं। ठीक है ना। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट किया यहाँ से। क्या यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए? बताओ, हमने कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर किया, 3 यूनिट खत्म। इसके बाद आता है 4th यूनिट। अब 4th यूनिट में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर दूं जिसमें से वीडियो अपनी लंबी ना हो, और यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लूं। ठीक है, फिर उस डायग्राम को समझाता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक डायग्राम बनाया है, उसमें सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर किया है। ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने 2 प्रकार से हो जाते हैं। अब देखना सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो सर ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है, और वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अपना डाटा, दूसरा क्या होता है अपना इंफॉर्मेशन, तीसरा क्या हो जाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। और चौथा पॉइंट हो जाता है अपना प्रोग्राम होता है। और इसके बाद इसी में जाता है सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना है। डेटा किसे कहते हैं, कंप्यूटर डेटा किसे कहते हैं, तो समझना, कंप्यूटर के अंदर जो हम अपनी आंखों द्वारा देखते हैं उसे डेटा कहते हैं। चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर के अंदर हमें दिख गया वो क्या है, डेटा है। और डेटा का प्रोसेस रूप इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 5 + 5 = 10, तो ये 5 भी डेटा है, प्लस भी डेटा है, 5 भी डेटा है। लेकिन जब इसका कैलकुलेशन हुआ 5 और 5 10, तो भाई साहब ये 10 इंफॉर्मेशन है। ध्यान रखना, ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है। ओके। इसके बाद में बात करता हूं इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को कमांड दी जाती हैं उसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को प्रोग्राम कहा जाता है, और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने इनकी वीडियो बना के रखा है। अब थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन देख लो। बाकी की वीडियो रहेगी मैं इसी के लिंक में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है। जो वर्ड निकल आते हैं उसमें गौर मत कीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों है, यदि ये एप्लीकेशन ना हो और मेरे कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन ना हो तो मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता। अब बोलोगे सर टैली तो हो सकता है। मेरे कहने का मतलब, यदि एक भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो कंप्यूटर को चलाएंगे नहीं चलाएंगे। आपके मोबाइल में ना तो इंस्टाग्राम है, ना तो व्हाट्सएप है, मतलब सोशल साइट कुछ भी नहीं है। ओनली कॉलिंग करना है तो कॉलिंग करके रख दोगे, मतलब मोबाइल चलाओगे ही नहीं। मोबाइल कब चलाओगे, जब आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगी। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में लगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का काम करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के वो सॉफ्टवेयर, या बोल सकते हैं वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना।
अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इनकी भी वीडियो में बना के रखा हूं, लिंक में अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। अब बोलोगे सर ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है? उसका सॉल्यूशन है क्या? मैंने बोला जो भाषा कंप्यूटर समझता है, जो भाषा कंप्यूटर समझता है उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, राइट। और जो भाषा हमारे द्वारा बोली जाती है उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये बताओ, हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर तो समझता है भाई साहब मशीन लैंग्वेज, लेकिन अब कैसे कनेक्शन उन दोनों का? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे ट्रांसलेटर कहते हैं। अब ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको समझा रहा, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं डेफिनेशन दे दूंगा, बाकी आपको जो भी और डिटेल देखना हो वीडियो में देख लेना, क्योंकि आज मैं 5 यूनिट का एकदम कंप्लीट वीडियो दे रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले असेंबलर समझते हैं, थोड़ा सी मेरी बातों का ध्यान देना। असेंबलर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए नियोनिक कोड क्या कहलाते हैं। क्या? नियोनिक कोड। अब नियोनिक कोड का मतलब क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर समझते हो? स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैज हुआ, @ हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये क्या है? सब ये नियोनिक कोड ही है। अब कंप्यूटर क्या है? हम ऐसा बोल सकते हैं नियोनिक कोड ही बोले, असेंबली भाषा ही बोले। असेंबली भाषा या नियोनिक कोड को बहुत अच्छे समझना, असेंबली भाषा या नियोनिक कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं। एक बार और समझना, नियोनिक कोड या इसी को बोलते हैं असेंबली भाषा, नियोनिक कोड और इसी को क्या बोलते हैं? असेंबली भाषा। ऐसे बोल सकते हैं असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है उसे असेंबलर कहते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर, मैं बोलता हूं कि ये कोई प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? एक एक इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक एक इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6। इंटरप्रेटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर लिखे हुए एक एक इंस्ट्रक्शन को, मतलब एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, फिर हाई मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब जो इंटरप्रेटर होता है एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़कर, बारी बारी एक एक लाइन को पढ़कर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम जो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहलाता है वह इंटरप्रेटर होता है। या ऐसे बोल सकते हैं एक एक इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। कंपाइलर क्या होता है भाई साहब? ये देखो, जब एक पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर मशीनी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है उसे कंपाइलर कहते हैं। तो ये हो जाते हैं अपना क्या? सॉफ्टवेयर। लेकिन 4th यूनिट में थोड़ा सा डिसमिसिंग है। क्या है डिसमिसिंग? इसके अथवे में आता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जो कि क्या कहलाते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक बाइनरी नंबर, दूसरा ऑक्टल नंबर, तीसरा डेसिमल नंबर, चौथा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। या तो ये क्वेश्चन आएंगे या अथवा में बाइनरी नंबर आएगा। मैं बाइनरी नंबर की एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। फाइनली यूनिट नंबर 5th में नेटवर्किंग डिवाइस आता है, ठीक है ना। तो उनका भी मैं नेटवर्किंग डिवाइस लिख लेता हूं, फिर बताता हूं उसमें होता क्या है। 5th यूनिट में फाइनली हमको नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ना है। सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ने के पहले नेटवर्क किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, नेटवर्क किसे कहते हैं? इसके बाद तो अपन नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे। तो नेटवर्क क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को, मैंने बोला एक कंप्यूटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को
किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है। अब देखो, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्टिविटी होती है, लेकिन दो ही प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है वायर और दूसरा हो सकता है वायरलेस। अब वायरलेस क्या कहलाता है? जो हम वाईफाई से जोड़ देते हैं वायरलेस कहलाता है, और जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में केबल के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग डिवाइस समझना, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को किसी भी माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी भी माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जब ये नेटवर्क की डिजाइन बन जाती है, मतलब नेटवर्क के बनने की डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां से नेटवर्किंग डिवाइस ये 7 प्रकार की हैं। इसकी वीडियो में लिंक में डाल दूंगा, आपको यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है केवल ये देखना है, ठीक है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और अपनी आ जाती है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ये 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जिसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है, ठीक है। नेटवर्क के टाइप में क्या जाता है अपना लैन, मैन और वैन। ये क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क एक लोकल है, लोकल क्षेत्र में होता है, जो एक बिल्डिंग द्वारा विस्तृत किया जाता है, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करता है उसे मैन कहते हैं। वैन जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का काम करता है उसे वैन कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, मैंने इसकी वीडियो बनाया है, इसी में बताऊंगा तो कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इनको पढ़ के जाना है, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा बताने का प्रयास करना। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब एक डिवाइस, मैंने बोला आपकी मोबाइल ये है M1, दूसरी डिवाइस क्या है M2। जब एक डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है, जब एक डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस में भेजा जाता है और दूसरी डिवाइस से डेटा को पहली डिवाइस में भेजा जाता है, अर्थात दोनों डिवाइसों के मध्य में डेटा का आदान प्रदान होता है, उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब डेटा कम्युनिकेशन भी 2 प्रकार से हो सकता है भाई साहब, कौन कौन से थोड़ा समझने का प्रयास करना। पहला होता है गाइडेड मीडिया। अब बोलोगे सर ये गाइडेड मीडिया क्या है? सब कुछ समझाया हूं, वीडियो में समझाया हूं। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया क्या कहलाता है? जिसका कम्युनिकेशन तार के माध्यम से होता है और जिसका कम्युनिकेशन बेतार होता है, अर्थात वायरलेस होता है। ध्यान रखना, ये वायरलेस है, ये तार वाला है। अब गाइडेड मीडिया में क्या जाएगा? एक आ जाएगा अपना ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा इसमें? कोएक्सियल केबल, और जो तीसरा आता है इसमें आता है अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसमें जो हमारे आते हैं बेतार में, एक आता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ठीक है ना, ये 3 होते हैं। इसके अलावा डेटा कम्युनिकेशन के अलावा आपको वेरियस कम्युनिकेशन चैनल पढ़ना है। वेरियस कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। यदि आपको इनमें से 5 यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला तो आपको मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो फिर से बना दूंगा, वीडियो दे दूंगा, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आज की वीडियो मैंने बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।